हेवन-स्लिंग सॉर्ड आर्ट, हेवन ब्रेकिंग स्ट्राइक। एक रौबदार शख्स आया, हवा में उड़ती हुई उसकी ग्रे रंग की चादर लहरा रही थी। उसकी आंखें नुकीली थीं और चेहरा भी वैसा ही। हाथ में था एक नीले रंग का लंबा तलवार जो तेज रोशनी में चमक रहा था। उसकी धार इतनी तेज थी कि जैसे हर चीज को काट कर रख देगी, पूरी दुनिया तक को। तलवार की नोक से निकली तेज सोर्ड एनर्जी सीधा बर्फीले ड्रैगन की ओर लपकी, हवा को चीरते हुए। बाकी लोग तो बस देखते ही रह गए। नॉर्दर्न लैंड का सबसे ताकतवर इंसान जब चला तो सभी की सांसें थम गईं। लेकिन तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, ब्रदर लिंगशन, थोड़ा रहम करो। उस आइस ड्रैगन के अंदर मेरा डिसाइपल बंद है, उसकी जान बख्श दो। उसके अंदर कोई है। ये तो 2000 साल पहले वाले हादसे जैसा ही है। ओयांग लिंगतियन की आंखें कांप उठीं ये सुनते ही, और उन्होंने अपना वार रोक दिया। पीछे मुड़कर देखा तो वेस्टर्न लैंड के एग्जॉल्टेड हेरान बोल रहे थे। अब ओयांग लिंगतियन फिर से आइस ड्रैगन की ओर देखने लगे जो जुओ फैन की ओर दौड़ता चला आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उस बर्फ के अंदर डिसाइपल कहाँ है। अगर गलती से वार लग गया तो वो भी कट सकता है, और अगर एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन के कीमती डिसाइपल को चोट पहुंची तो दोनों लैंड के बीच का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर देर की तो नीचे जो लोग उस आइस की ठंड में तड़प रहे थे उनकी जान चली जाएगी। अब ये उलझन नॉर्दर्न लैंड के सबसे महान इंसान को रोक कर खड़ा कर चुकी थी। एक को बचाओ और बहुतों को मरने दो ताकि रिश्ते बचे रहें, या फिर एक की बलि देकर सबकी जान बचाओ। ओयांग लिंगतियन के लिए ये बहुत कठिन फैसला था। क्या ज्यादा जरूरी था, दोस्ती या मासूम जाने? ये सवाल अब उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। लेकिन उसने एक तीसरी राह अपनाई, कुछ न करने की। आइस ड्रैगन को जुओ फैन की ओर बढ़ते हुए देखा और बस खड़ा रह गया। अब कोई उसे बचा नहीं सकता था। अगर अभी वार करता तब तक तो बहुत देर हो जाती। आइस ड्रैगन उन्हें कुचल चुका होता। दूसरों को लगा ओयांग लिंगशन ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन असल में उसने फैसला कर लिया था। येलिंग को एग्जॉल्टेड ही रण की गारंटी पर यहां लाया गया था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वेस्टर्न लैंड के लिए वो बहुत अहम था, कुछ रैंडम लोगों से कहीं ज्यादा। राइटिस रास्ता तो कहता है कि हर जान बराबर होती है, लेकिन जब दुनिया और लोग बीच में हों तो उस सोच में भी बदलाव आ जाता है। ओयांग लिंगशन ने तलवार को कसकर पकड़ा और लंबी सांस ली। नीचे जहां जिंदगी और मौत का खेल चल रहा था, वहां दुनिया की चालें उसके सिद्धांतों पर भारी पड़ गई थीं। वो सबको बचाना चाहता था, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया, न आइस ड्रैगन के अंदर बंद जान के लिए, बल्कि दो लैंड के बीच की दोस्ती के लिए। चाहे जितना नुकसान हो जाए, अहम लोग जिंदा रहने चाहिए, वरना फैक्शंस के बीच दरारें पड़ सकती हैं। यही है दुनिया की हकीकत। फायरलैंड्स के जितने भी महान लोग थे, सब नोबल हो सकते हैं, पर वो भी इस दुनिया के लोभ और रिश्तों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। शंगुआन किंग्यान को उम्मीद थी ओयांग लिंगतियन आएगा और जुओ फैन को बचा लेगा, लेकिन नॉर्दर्न लैंड के सबसे ताकतवर इंसान का वार भी फेल हो गया। उसका दिल चकनाचूर हो गया। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? हाँ, डैड तो हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करते थे। आज क्या हो गया? क्या उन्हें डर है कि दूर से हमला कर देंगे तो किसी बेगुनाह को चोट लग सकती है? ओयांग चंगचिंग भी चिल्लाया। मुरोंग शू की भौहें कांप उठीं और उसने धीरे से कहा, उन्हें गलत वार का डर नहीं है, डर है उनके खुद के भटकते हुए दिल का। आइस ड्रैगन फिर से दहाड़ा, अपनी पूरी ताकत से जुओ फैन की ओर बढ़ा। चारों तरफ ठंडी मिस्ट फैल गई। हल्का सा भी छू गया तो वहीं जमकर बर्फ बन जाओ। जूनियर सिस्टर चिंग-चिंग, जूनियर सिस्टर शुई, वू किंग्क्यू चिल्लाया और बाकी लोग भी घबराए हुए खड़े थे। शंगुआन किंग्यान घबराकर चिल्लाए, जुओ बचो। लेकिन आइस ड्रैगन की रफ्तार रुकने वाली नहीं थी। उसने पंजा उठाया और सीधा उन्हें कुचलने चला। शुई रूहुआ और दूसरी लड़की जहां की तहां जमी रहीं। वो दोनों जुओ फैन की तरफ देख रही थीं, जो अब भी उसी जगह शांत बैठा था। उनके चेहरों पर नाराजगी थी। मैंने कहा था भाग चलते हैं, पर तुम्हें तो हीरो बनना था। अब देखो हाल, न भाग सकते हैं न बच सकते हैं। अगर तुम्हें मरना इतना ही अच्छा लग रहा है तो अकेले मरते, हमें क्यों साथ लाए? देखो चिंग-चिंग को अभी भी अपनी दुनिया में खोई हुई है। उस बेचारी की जान भी अब जाएगी किसी अजनबी की वजह से। क्या सबको अपने मास्टर से इतनी चिढ़ है कि उसके साथ मरने को भी तैयार हो गए? शुई रूहुआ ने पास के गार्ड्स की ओर देखा, पर वो भी उतने ही शांत थे। शुई रूहुआ अब तो एकदम हैरान रह गई। क्या ये सब भी पागल हैं? ऐसे मास्टर के साथ मरने में भी कोई दिक्कत नहीं? जुओ फैन के साथ इतने दिन रहने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि उसका तरीका क्या है। चाहे फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग से भिड़ना हो या इनविंसिबल सोर्ड से, जब भी वो एकदम शांत होता है तो इसका मतलब है सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जुओ फैन ने छू किंग-चिंग का हाथ थामा हुआ था। उसका सिर उसके कंधे पर टिका था, जैसे कोई फिक्र ही नहीं। तो फिर गार्ड्स को क्या टेंशन हो? उन्हें जुओ फैन पर पूरा भरोसा था। उसकी ताकत में वो आस्था रखते थे। चाहे सामने हजारों ड्रैगन क्यों ना हो, अगर जुओ फैन शांत है तो सब ठीक है। आइस की हवा चलने लगी, चारों ओर जमाव फैलने लगा, यहां तक कि ऑडियंस की सीटें भी जम गईं। अब आइस ड्रैगन के दो पंजे एकदम ऊपर आ चुके थे। शुई रूहुआ की आंखें डर से पलटने लगीं। वू किंग्क्यू, यानमो, मुरोंग शू और बाकी लोग दूर से घबराते हुए सब देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे।
ओयांग लिंगचन ने आंखें बंद कर लीं, अपने फैसले का नतीजा देख पाने की हिम्मत नहीं बची थी। वो लोग जो अब कोलैटरल बन चुके थे वो भी इंसान थे, और ओयांग लिंगतियन को लगा जैसे उसने अपनी सारी इज्जत खो दी हो। एग्जॉल्टेड हे रान ने नीचे खड़ी तीनों लड़कियों को देखा और गर्दन झुका ली। वेस्टर्न लैंड को बचाने के लिए ये लिन जरूरी था, बाकी सब तो बस कुर्बानी थे। अब सबको यकीन हो गया था कि जुओ फैन का ग्रुप अब खत्म है। सबने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन तभी वो खूंखार आइस क्लॉज जो जिंदगी छीनने आ रहे थे बीच हवा में रुक गए। हर कोई हैरान रह गया जब देखा कि जुओ फैन और आइस ड्रैगन के बीच एक ब्लैक क्लॉ बना हुआ है जिसने उन आइस क्लॉज को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये क्या है? इसे ड्रैगन छू रहा है, फिर भी ये सील क्यों नहीं हुआ? एक एल्डर चिल्लाया, आइस ड्रैगन तो हर चीज को सील कर देता है, चाहे आर्ट्स हो, सोल हो या युआन क्यूए, सब कुछ। फिर ये इंसान कैसे बचा हुआ है? ओयांग लिंगचन भी ये देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया, उड़ते हुए भी होश खो बैठा। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड आर्ट अब सील नहीं कर सकती? ये कैसे हो सकता है? शुई रूहुआ को लगा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब पंजा रुका तो उसने धीरे से एक आंख खोली और देखा कि एक ब्लैक क्लॉ आइस क्लॉ को रोके हुए है। ये ड्रैगन तो अजय था ना? एग्जॉल्टेड हेरान भी इसे नहीं रोक पाए तो ये कैसे रोक रहा है? सर शुई रूहुआ ने हैरानी से जुओ फैन की तरफ देखा। जुओ फैन की निगाहें बस छू किंगचेंग पर थीं, जो अब भी उसके कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। फिर उसने आइस क्लॉ की ओर देखा, चेहरा कड़ा था। तूने माहौल खराब कर दिया हरामी। थंडर फ्लेम रेत क्लॉ। उसकी बाईं आंख चमकी और ब्लैक थंडर फ्लेम फूट पड़ा। वो फ्लेम उस ब्लैक क्लॉ पर फैल गया और उसे कई गुना बड़ा कर दिया। अब वो क्लॉ एक विशाल थंडर फ्लेम क्लॉ बन गया। चारों ओर जलती बिजली और आग का खौफनाक मिश्रण फैल गया। ये ताकत और उसका ऑरा इतना भयानक था कि डिसाइपल से लेकर ऊपर बैठे सारे महान एक्सपर्ट्स तक कांप उठे, यहां तक कि एग्जॉल्टेड हेरान और ओयांग लिंगतियन भी। आइस ड्रैगन तो डर से कांपने लगा। उसका भारी भरकम बर्फीला शरीर थरथरा उठा। काली ब्लैक थंडर क्लॉ ने जैसे ही दबाया, आइस ड्रैगन के पंजे चकनाचूर हो गए। थंडर फ्लेम ने उन्हें पूरी तरह से जलाकर खत्म कर दिया ताकि वो फिर से उसके शरीर से न जुड़ सके। आइस ड्रैगन डर के मारे कांप उठा, उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो आदमी जो अब तक बस चुपचाप खड़ा था, किसी को एहसास भी नहीं था कि उसमें इतनी जबरदस्त ताकत छुपी हुई थी जिसे सील भी नहीं किया जा सकता था। उसने बस अपनी पूंछ झटकी और वो डरा हुआ आइस ड्रैगन पीछे हट गया। आसमान से आती ठंडी आइसी स्वॉर्ड वेव्स को अपने अंदर खींच लिया और धीरे धीरे अपने पंजों की मरम्मत कर ली। कुछ ही देर में उसके पंजे फिर से बिल्कुल सही हो गए, लेकिन जुओ फैन अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब जब उसने हस्तक्षेप किया ही था तो उसे खत्म भी वही करेगा। जुओ फैन की आंखों में एक तेज चमक आई और उसकी विशाल थंडर फ्लेम क्लॉ आइस ड्रैगन के सिर की तरफ बढ़ी और उसे दबाकर चकनाचूर कर दिया। आइस का बना वो सिर जो वर्ल्डली पावर से बना था, थंडर फ्लेम की ज्वाला में भस्म हो गया। थंडर फ्लेम क्लॉ ने आगे बढ़कर पूरे शरीर को जकड़ा और सिर्फ कुछ ही सेकंड में 300 मीटर लंबा वो आइस ड्रैगन टुकड़े टुकड़े हो गया। वो टुकड़े कभी लौट नहीं सकते थे, हर टुकड़ा जलता हुआ दुनिया से मिट गया। थंडर क्लॉ ने एक आखिरी बार कसकर किसी को जुओ फैन के पास खींच लिया। वो था ये लिन, जो सील की वजह से आधे होश में था, शरीर डगमगा रहा था, लेकिन उस धुन में भी वो कुछ समझ पाया और धीमे से बोला, धन्यवाद एल्डर ब्रदर, इतने सालों बाद भी मैं तुम्हारे करीब तक नहीं पहुंच पाया। जुओ फैन ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा संभल कर रहना। क्लॉ को छोड़ते ही जुओ फैन फिर से वैसे ही शांत हो गया जैसे पहले था। छू किंगचेंग अभी भी उसी के कंधे पर सिर रखे बैठी थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इतनी तबाही, इतनी भगदड़, लेकिन जुओ फैन ने छू किंगचेंग को एक झटका भी महसूस नहीं होने दिया। बाकी सब लोग तो बस हक्के बक्के रह गए। ओयांग चंगचिंग तो खुले मुंह देखता रह गया। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वो एक साधारण व्यापारी समझ रहा था, वो कैसे इतनी डिवाइन ताकत का मालिक निकला। आइस ड्रैगन को खत्म करने का उसका तरीका डिवाइन से भी ऊपर था। आइस ड्रैगन सीलिंग कर रहा था और ऐसे में उसे सिर्फ डिवाइन स्वॉर्ड से ही छुआ जा सकता था, लेकिन जुओ फैन ने उसे बिना तलवार के ही खत्म कर दिया। ये आदमी आखिर है कौन? शंगुआन किंगयान की आंखों में जुओ फैन के लिए मोह झलकने लगा था, लेकिन जब उसने छू किंगचेंग को उसके कंधे पर सिर रखे देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी उलझन भर गई। ये लड़की कौन है? जुओ फैन उसके साथ इतना कोमल क्यों है? मैंने तो कभी उसे किसी के साथ ऐसा नहीं देखा। जीऊ यिफान। अचानक उसकी सोच में एक चीख गूंज उठी। मुरुंग शू गहरी नजरों से जुओ फैन को देख रही थी। शंगुआन किंगयान चौंक पड़ी और धीरे से फुसफुसाई, सिस्टर जू, क्या आपको यकीन है? वो गु यिफान कैसे हो सकता है? वो चाहे मास्क पहन ले, लेकिन उसके साथ खड़ा बच्चा मैं कभी नहीं भूल सकती, मुरोंग शू ने आत्मविश्वास से कहा। और वो ब्लैक थंडर फ्लेम भी, वो सारी दुनिया में बहुत ही रेयर है। वो और कोई नहीं, वही है। शंगुआन किंगयान ने सिर झुका लिया, दिल में चिंता के बादल घिर गए। अब मैं क्या करूं? सिस्टर ज्यू तो पूरी तरह यकीन कर चुकी है, वो तो जरूर सबको बता देगी। अब क्या रास्ता बचा है? शंगुआन किंगयान घबरा गई, कभी जुओ फैन को देखा तो कभी मुरोंग शू को।
मुरोंगशू ने उसकी बेचैनी भाप ली और धीरे से पूछा, यार क्या तुम पहले से जानती थी? नहीं तो बस आपसे ही सुना था। शंगुआन किंग्यान ने झूठी मुस्कान लाकर बात टालने की कोशिश की। मुरोंगशू की टकटकी और गहरी हो गई। फिर तुम इतनी परेशान क्यों थी जब उसे चोट लगने वाली थी? सच सच बताओ, क्या तुम जानती थी कि वो यहीं है? शंगुआन किंग्यान मुरोंगशुए की नजरें नहीं झेल सकी और धीरे से सिर हिला दिया। और फिर भी तुमने उसका साथ दिया? तुम्हें पता है वो कितना खतरनाक है? सिस्टर शू, उसने कहा था कि वो अपने बेटे को बचाने आया है, वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। और तुमने उस पर यकीन कर लिया? हाँ किया, उसने हमारी सोरिंग सॉर्ड भी लौटाई थी। शांगवान किंग्यान अब डटकर बोली, और मैंने खुद उसकी आंखों में देखा कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। वो कभी भी अपने बेटे का बहाना नहीं बनाएगा, खासकर तब जब उसकी जान खतरे में हो। मुरोंगशू की आंखों में भी थोड़ी झलक बदली, वो सोच में पड़ गई। शंगुआन किंग्यान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सिस्टर शू, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उसे मत बताना। वो बुरा नहीं है। अगर वो अच्छा है तो फिर दुनिया में कोई बुरा बचा ही नहीं। मुरोंगशू ने आंखें घुमाई, फिर जुओ फैन की तरफ देखा और बोली, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। उसके इस हमले के बाद सबकी नज़र उस पर पड़ी है। सी ब्राइट सेक्ट उसे जरूर ढूंढेगा, अब बस वक्त की बात है। तो उसे थोड़ा और छुपे रहने दो। शांगुआन किंग्यान ने भारी मन से जुओ फैन को देखा। मुरोंगशू ने लंबी सांस ली और चुपचाप सिर हिला दिया। एक गार्ड ने धीरे से जुओ फैन से कहा, सर, मुझे डर है, अब हम सबकी नज़रों में आ गए हैं, अब भेद खुल जाएगा। मुझे पता है। जुओ फैन ने शांत छू किंगचेंग को देखा और मुस्कुराया, लेकिन ये सब इसके लिए था। किंगचेंग को इतने सालों से इस हालत में नहीं रहना चाहिए था। उसे शांति से आंखें बंद कर आराम करना चाहिए। ये मेरा कर्ज था जो मैंने चुकाया। गार्ड समझ गया और चुपचाप हट गया। शुई रूहुआ ने जुओ फैन की आंखों में देखा और चौंक गई। सर, मुझे लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। क्या आप मुझे जानते हैं? जुओ फैन कुछ नहीं बोला। एग्जॉल्टेड हेरान वहां उतरे। उन्होंने जुओ फैन को गौर से देखा, फिर ये लिन को सहारा देते हुए बोले, सर, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आप कौन हैं? स्टीवर्ट कियान फैन, जुओ फैन ने जवाब दिया। एग्जॉल्टेड हेरान चौंक गए। कियान क्लान, नॉर्दर्न लैंड से। नॉर्दर्न लैंड में ऐसे अद्भुत प्रतिभाशाली लोग। एग्जॉल्टेड हेरान ने उसे फिर देखा और मन ही मन कोसा। उसे लगा था कि वेस्टर्न लैंड के ये लिन और जुओ फैन जैसे लोग ही चरम थे, लेकिन अब नॉर्दर्न लैंड से भी एक चमत्कारी प्रतिभा सामने आ गई थी। प्रतिभा हर जगह है, हर पीढ़ी में नए बदलाव आते हैं। दुनिया अब बदलने वाली है। एग्जॉल्टेड ही रण ने ये लिन की हालत देखी और शुई रोहुआ से कहा, किंगचेंग को ले चलो और मैं ये लिन को उसके घावों की देखभाल के लिए ले चलता हूँ। रुको। शुई रोहुआ ने जैसे ही छू किंगचेंग को लेने के लिए कदम बढ़ाया, जुओ फैन बीच में आ गया। जुओ फैन ने छू किंगचेंग की ओर देखा, जो आंखें बंद किए आराम कर रही थी। यहां तो बस ब्रदर को चोट लगी है। सीनियर, आप बस उसे ले जाइए। मिस को शांति चाहिए, तंग मत कीजिए। वैसे भी वो आपके लिए ज्यादा अहम है, तो उसका इलाज जल्दी करवा लेना ही बेहतर होगा। एग्जॉल्टेड हेरान को व्यंग्य अच्छे से समझ आया। ये साफ साफ ताना था कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और सिर्फ ये लिन को उठाया। उन्होंने लंबी सांस ली और फिर जुओ फैन को नमस्कार कर ये लिन को लेकर चले गए। शुई रूहुआ हक्का बक्का रह गई कि अब क्या करे। वुश। ओयिंग लिंगचेन भी मंच पर आया और गुस्से में अपने बेटे की ओर हाथ बढ़ाया, जो अब डर से कांप रहा था। तूने हम सबको बर्बाद होते होते बचाया है, समझ रहा है? हाँ, एल्डर्स ने सब बता दिया है। उसने शर्मिंदा होकर सिर पकड़ लिया और बात घुमा दी। लेकिन अब हमें वर्ल्ड चैनल सील नहीं करना चाहिए। ताकत का बहाव रोकना जरूरी है। अरे, आसमान से सोड एनर्जी क्यों नहीं आ रही? ओयांग लिंगचेन ने गुस्से में कहा, अब कोई जरूरत नहीं, वो खुद बंद हो गया है। बड़ी अजीब बात है। फिर तू खुद ही एल्डर्स से सुनकर आया है, न कि तुझे कुछ नहीं पता। ओयांग लिंगचेन ने डांट लगाई, ध्यान से सुन बेवकूफ। वर्ल्डली पावर को सेक्युलर वर्ल्ड में खींचने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। तेरी आर्ट ने यही किया। दुनिया पागल हो गई क्योंकि तूने खिंचाई का टारगेट बदल दिया। पहले आइस ड्रैगन टारगेट बना और सारी वर्ल्डली पावर उसी पर गई। अब जब वो नहीं रहा तो खींचने का कोई माध्यम नहीं बचा, तो सब शांत हो गया। ओयांग चांगचिंग सिर हिलाने लगा। तभी एक कमजोर मगर मजबूत आवाज आई, ओयांग चांगचिंग, एक बार फिर से लड़ेंगे। ये लिन ने कहा, जिसे अभी अभी एग्जॉल्टेड हेरान उठा ले जा रहे थे। हूफ, एक लड़ाई ही तो थी। अगली बार मैं बस एक आर्ट से ही तुझे हरा दूंगा। और सुन, एक दिन अलायंस का सबसे अच्छा डिसाइपल मैं ही बनूंगा। हा हा हा। ओयांग लिंगचेन ने उसके सिर पर मार दिया। कुछ नहीं करेगा तू, पहले ही काफी बवाल कर चुका है। और अलायंस का सबसे अच्छा डिसाइपल कौन है, ये तो अब सबको पता चल ही गया है। ओयांग लिंगचेन की नजरें जुओ फैन पर टिक गईं। बाकी सबने भी देखा और मन ही मन स्वीकार किया, शायद अलायंस का सबसे अच्छा डिसाइपल अब कोई और है। ओयांग चांगचिंग का मन बहुत उलझा हुआ था जब वो जुओ फैन की तरफ देख रहा था। उसे साफ लग रहा था कि सामने वाला बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मानने को तैयार था।
जब तक सही मायने में कोई मुकाबला ना हो, कोई ये नहीं कह सकता कि असल में कौन ज्यादा ताकतवर है। अब इसका क्या मतलब है? उस एक झड़प से ही फर्क साफ दिख गया। ओयांग लिंगटियान ने उसे एक तेज नज़र से देखा और भारी लहजे में बोला, वो आइस ड्रैगन जो तुम और वेस्टर्न लैंड का डिसाइपल मिलकर बनाए थे, उसी की ताकत से लड़ाई हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने तुम दोनों से एक साथ ही लड़ाई की और फिर भी आसानी से जीत गया। इस मामले में वो तुमसे कहीं ऊपर है। और ओयांग लिंगटियान का आखिरी शब्दों में स्वर धीमा पड़ गया और ओयांग चांगचिंग ने जिज्ञासा से पूछा, और वो आइस ड्रैगन जिसमें तुम्हारी सबसे ताकतवर हेवन सीलिंग सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल था, उसे भी उसने बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। ये इस बात का साफ सबूत है कि वो तुमसे ऊपर है। तुम लोग जो चारों लैंड में सबसे अच्छे डिसाइपल बनने की कोशिश कर रहे हो, उस दर्जे से वो कहीं आगे है। तुम उससे जीत नहीं सकते। मुरोंग शुए ने ओयांग लिंगटियान की बात पूरी की। ओयांग चांगचिंग अपने पिता की तरफ सवालों से भरी आंखों से देख रहा था और ओयांग लिंगटियान ने सिर हिलाया। शुएर की बात सही है। मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन आज तक किसी भी डिवाइन स्वॉर्ड की ताकत को किसी और ने रोका हो, ऐसा नहीं देखा। यहां तक कि इनविंसिबल स्वॉर्ड की सनडरिंग स्वॉर्ड आर्ट भी ऐसा कुछ नहीं कर पाती। लेकिन वो कौन है? ओयांग लिंगटियान झुओ फान की तरफ शक से भरी नजरों से देख रहा था। बाकी लोग भी उतने ही हैरान थे। सब उसके पीछे की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम इतना तो पक्का था कि वो किसी छोटे मोटे व्यापारी खानदान का मामूली स्टीवर्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुरोंग शुए ने शांगवान छिंगियान से किया हुआ वादा निभाया और एक शब्द भी नहीं बोली। वैसे भी जरूरत ही नहीं थी। झुओ फान ने तो खुद ही खुद को लोगों के सामने ला खड़ा किया था। अब तो सबकी निगाहें उसी पर थीं और उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। सी ब्राइट सेक्ट भी अब इतनी खतरनाक और रहस्यमयी शख्सियत को यूं ही अपने घर में घुसने नहीं दे सकता था। सब लोग अब चौकन्ने होकर झुओ फान के हर हावभाव को गौर से देख रहे थे। लेकिन झुओ फान तो जैसे कुछ जानता ही नहीं था, चुपचाप बैठा हुआ था। उसके कंधे पर एक लड़की टिकी थी और वो उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। मैं ओयांग लिंगटियान सी ब्राइट सेक्ट से हूं। आप कौन हैं, कहां से आए हैं और सी ब्राइट सेक्ट में आपका क्या मकसद है? झुओ फान पर चल रही तमाम अटकलों के बीच जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो ओयांग लिंगटियान खुद आगे बढ़ा और पूरी इज्जत से उससे सवाल किया। बाकी सब लोग इस बातचीत को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। ओयांग चांगचिंग अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता नॉर्दर्न लैंड के सबसे बड़े कल्टिवेटर एक ऐसे नौजवान के आगे झुक रहे हैं। इसका मतलब साफ था कि उनके पिता झुओ फान को अपने ही स्तर का मानते हैं। हेवन सीलिंग सोर्ड आर्ट को जिस तरह एक झटके में मिटा दिया गया था, उससे तो यही लगा कि ये ताकत उसी सोर्ड आर्ट की कमजोरी है और इसका मालिक होने के नाते ओयांग चांगचिंग को तो डर लगना ही था। कल्टिवेशन भले ही कम हो, लेकिन जो स्किल इस्तेमाल की गई थी वो बहुत भारी थी। झुओ फान ने एक नज़र डाली और समझ गया कि अब मासूम बनने का कोई फायदा नहीं। वो अपने असली अंदाज में लौट आया जो रहस्यमयी और गहरा होता था। फिर उसने नॉर्दर्न लैंड के इस बड़े सीनियर की तरफ हल्के से देखकर बहुत ही साधारण लहजे में कहा, सीनियर ओयांग, मैं तो बस कियान क्लान का एक स्टूअर्ड हूँ, कुछ सामान पहुंचाने आया हूँ। बात यहीं खत्म करते हैं। कियान स्टूअर्ड? हाँ, क्या आप मुझे बच्चा समझते हैं? हमें कियान क्लान के बारे में सब पता है और उनमें ऐसा कोई नहीं है। ओयांग लिंगटियान ने सिर हिलाया। मैं आपसे सच उगलवाने की जिद नहीं कर रहा, लेकिन हालात अब बहुत नाजुक हैं। आपकी यहाँ अचानक मौजूदगी हम सबको डरा रही है। मुझे मजबूरी में आपको रोकना पड़ेगा ताकि कोई और प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आप माफ करेंगे। ओयांग लिंगटियान का चेहरा अब बिल्कुल सख्त हो गया। उसने एल्डर्स की तरफ इशारा किया। दर्जनों जेनेसिस स्टेज के एल्डर उस मर्चेंट ग्रुप को चारों तरफ से घेर चुके थे। सारे गार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए, बस झुओ फान के इशारे का इंतजार कर रहे थे। शांगवान छिंगियान का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से और दर्द से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुरोंग शुए ने निराशा से सिर हिलाया और वेस्टर्न लैंड और सी ब्राइट सेक्ट के डिसाइपल्स चुपचाप पूरी घटना देख रहे थे। शुई रुओ हुआ और उसके साथ की लड़की बस हैरानी से झुओ फान की तरफ देख रही थी। अचानक ये इतना खतरनाक कैसे बन गया? कौन है ये जिसे पकड़ना जरूरी हो गया? झुओ फान अब भी बिल्कुल शांत बैठा था। नजरें उस लड़की पर थीं जो उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। फिर उसने ओयांग लिंगटियान की ओर देखा। सीनियर ओयांग, क्या मैं थोड़ा बैठने की जगह बदल सकता हूं? बैठने की जगह? ओयांग लिंगटियान समझ नहीं पाया कि झुओ फान क्या चाल चल रहा है। झुओ फान ने सिर हिलाया। सीनियर ओयांग, मैं बस बैठना चाहता हूं और कुछ नहीं। आइस ड्रैगन की तबाही के बाद जो आइस सब जगह फैली है, उसमें अब एक सुंदर सनसेट देखना अच्छा लगेगा। सनसेट का मजा लेना है? ओयांग लिंगटियान की भौहें उठ गईं। उसने चारों तरफ की बर्फ से ढकी हुई बर्बादी देखी और फिर झुओ फान की तरफ देखा। यह आदमी सही है भी या नहीं? ना कोई डर, ना घबराहट, ना गुस्सा, बस सनसेट देखने की इच्छा। झुओ फान की गहरी आंखें जो मास्क के पीछे से झांक रही थीं, देख ओयांग लिंगटियान भी चौंक गया। उसकी इस छोटी सी बात ने सबको चुप कर दिया। अब सबकी नजरें झुओ फान पर थीं जो बस सनसेट देखने की बात कर रहा था।
इतने सालों में इन सबने न जाने कितने लोग देखे थे, चालाक, लोमड़, मूर्ख योद्धा, मगर झुओ फान जैसा तो कोई नहीं था। इतने में चू छिंगचेंग की आंखें खुल गईं, अब की बार थोड़ी साफ मगर अब भी खोई हुई सी। वो चुपचाप झुओ फान के कंधे से उठ गई। छिंगचेंग जाग गई है। शुई रुओ हुआ की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। इतने सालों में ये पहली बार है जब उसने इतनी शांत नींद ली है। इतनी तबाही के बीच भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं। शुई रुओ हुआ की आंखें भर आईं। झुओ फान ने चू छिंगचेंग को देखा और सिर हिलाया। सीनियर ओयांग, चलिए अब। मिस शुए, अब मिस चू को आपके हवाले करता हूं। क्या तुम इसलिए बैठे रहे ताकि उसे परेशान ना करो? ओयिंग लिंगटियान ने देखा कि झुओ फान में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अब वो समझ गया। अब समझ में आया। सर, आप आगे चलिए। ओयांग लिंगटियान ने इशारा किया और कुछ एल्डर्स झुओ फान के पास आए उसे पकड़ने, मगर झुओ फान ने कोई विरोध नहीं किया। वो शांत भाव से चल पड़ा। उसकी आंखों में गहराई थी और शुई रुओ हुआ अब चू छिंगचेंग को थामे खड़ी थी। छिंगचेंग, जब मैं यंग सांजी को बचा लूंगा तब तुम्हें लेने आऊंगा और फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। झुओ फान ने अभी एक कदम ही रखा था कि चू छिंगचेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। झुओ फान चौंका और उम्मीद से उसकी तरफ देखा। क्या छिंगचेंग जाग गई है? पर जो उसने देखा वो अब भी वही खोई हुई आंखें थीं, लेकिन उसके नर्म हाथों में अब भी वही एहसास था, जैसे उसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहती। शुई रुओ हुआ ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर उसका हाथ नहीं छूटा। शुई रुओ हुआ अब असमंजस में थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि छिंगचेंग को क्या हो गया। लेकिन झुओ फान समझ गया। वो उसे अपने दिल की गहराइयों से पहचानती है। भले ही उसकी यादें मिट चुकी हैं, उसका मन खो गया है, लेकिन उसके एहसास अब भी वैसे ही हैं। चू छिंगचेंग झुओ फान का हाथ इसलिए पकड़ रही थी क्योंकि उसका दिल, उसकी भावनाएं अब भी वहीं थीं। झुओ फान का दिल फिर से टूट गया। वो दृढ़ता से बोला, सीनियर ओयांग, क्या आप इस मिस को भी वहीं ले चल सकते हैं जहां आप मुझे ले जा रहे हैं? ठीक है, जब तक वेस्टर्न लैंड वाले लोग राजी हों। उसने धीरे से चू छिंगचेंग की ओर देखा और सब कुछ समझ गया। वो जानता था कि झुओ फान के हक में कुछ भी बोलना या करना किसी काम का नहीं होगा। उनके हाथ इतने मजबूती से एक दूसरे में जकड़ थे कि ओयांग लिंगचन को कुछ अंदाजा हो गया था। अब इतनी छोटी सी बात मान लेने में कोई नुकसान नहीं था, तो उसने धीरे से सिर हिलाया। वो चाहकर भी अब झुओ फैन से दुश्मनी नहीं मोल ले सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसे ये पता ना लग जाए कि झुओ फैन असल में है कौन, कहाँ से आया है और किस ओर खड़ा है। झुओ फैन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर शुई रुहुआ की तरफ देखा। शुई रुहुआ सब समझ गई। उसने देखा कि चू छिंगचेंग और झुओ फैन के बीच कितना अपनापन है। हो सकता है ये चू छिंगचेंग के लिए अच्छा हो और वो जल्दी ठीक होने लगे। उसने हामी भरी और धीरे से चू छिंगचेंग का हाथ छोड़ दिया। चू छिंगचेंग ने हल्की सी मुस्कान दी। अब वो पूरी तरह झुओ फैन के साथ थी और ऐसे उससे लिपट गई जैसे कभी दूर ना हो पाए। सी ब्राइट सेक्ट के एल्डर ने झुओ फैन और उसके साथ आए गार्ड्स को कड़ी निगरानी में साथ ले लिया, जैसे कैदी हों। शंगवान किंगयान एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में झुओ फैन के लिए चिंता थी और साथ ही भ्रम भी। झुओ फैन ने कभी भी किसी लड़की के लिए इतना भाव नहीं दिखाया, बल्कि वो तो इतना ध्यान रखता था कि किसी की नींद तक ना टूटे। लेकिन ये औरत कौन है? जूनियर सिस्टर शुई, ये क्या हो रहा है? वो आदमी कौन है और तुमने जूनियर सिस्टर छिंगचेंग को उसके साथ क्यों जाने दिया? मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता है। छिंगचेंग उसके पास रहकर शांत महसूस कर रही थी। मुझे लगता है उसके साथ रहना ही उसके ठीक होने के लिए सही होगा। वो किंग्क्यू ने शुई रुहुआ से जवाब मांगा, मगर शुई खुद भी ज्यादा नहीं जानती थी। यानमो बड़बड़ाया, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वो आदमी किसी रहस्य से कम नहीं। सी ब्राइट सेक्ट भी उस पर नजर रखे है। तुमने चू छिंगचेंग को उसके साथ भेज दिया, क्या पता वो उसे ढाल बना ले। फिर हम उसे कैसे बचाएंगे, वो भी सी ब्राइट सेक्ट की जमीन पर? वो तुम्हारे वेस्टर्न लैंड के होने से उसके शर्तों पर नहीं झुकेंगे। तो फिर मैं करती भी क्या? तुमने भी देखा, छिंगचेंग का हाथ जैसे उससे चिपका हुआ था, वो छोड़ ही नहीं रही थी। उसका दिमाग उलझा हुआ है, इसलिए तो हमें नहीं सुन रही। ये इतनी सी बात भी समझ नहीं आती क्या? शुई रुहुआ और यानमो में बहस शुरू हो गई। वहीं वू किंग्क्यू चुपचाप सोच में डूबा हुआ था। फिर वो ओयांग लिंगचेन के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सीनियर ओयांग, मेरी जूनियर सिस्टर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और अब वो एक अनजान आदमी के साथ चली गई है। मैं बस यही निवेदन करता हूं कि अगर कुछ हो तो कृपया उस पर ध्यान दीजिएगा। समझ गया हूं, कहने की जरूरत नहीं, लेकिन चिंता मत करो, वो आदमी तुम्हारी जूनियर सिस्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओयांग लिंगचेन ने बात काटते हुए कहा। वू किंग्क्यू हक्का बक्का रह गया। सीनियर, आपको इतना यकीन कैसे है? उसके मन में तुम्हारी जूनियर सिस्टर के लिए भावनाएं साफ झलक रही थी और तुम्हारी जूनियर सिस्टर भी उसी पर टिकी हुई थी। इसे कोई झूठ से नहीं बना सकता। ओयांग लिंगचेन ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, हालात को पढ़ना जानता हूं। तुम्हारी जूनियर सिस्टर उसके साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। हा हा हा।
ओयांग लिंगतियन हंसा और वू किंग्यू के कंधे पर हाथ रखकर वहां से चला गया, पीछे छोड़ गया एक उलझा हुआ समूह। ओयांग लिंगतियन अपने बेटे के पास पहुंचा, हाथ ऊपर किया तो ओयांग चांगचिंग ने सिर झुका लिया और घुटनों पर बैठ गया, चेहरा उदास। ओयांग लिंगचेन ने गुस्से में बेटे को देखा, लेकिन हाथ नीचे कर दिया और डांटते हुए बोला, नालायक, तुझे अंदाजा भी है आज तूने क्या तूफान खड़ा कर दिया। तूने अपने साथी डिसाइपल को बुरी तरह घायल कर दिया, जिन्हें अब हेवन सीलिंग पवेलियन ले जाकर ठीक करना पड़ेगा। ऊपर से मुझे हेवन सीलिंग स्वॉर्ड निकालनी पड़ी, जिससे हमारा बैरियर कमजोर हो गया। सोच क्या होता अगर इनविंसिबल स्वॉर्ड ने इसी मौके पर हमला कर दिया होता। अगर हमारा सेक्ट गिरता तो सारा दोष तुझ पर होता। अब मुझे तुरंत तलवार को लौटाना है और सेक्ट लीडर को स्टुअर्ट कियान की रिपोर्ट देनी है। फिर तू देख लेना मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। ओयांग लिंगचेन ने अपनी बाँह झटकी और उड़ गया, पीछे रह गया। ओयांग चांगचिंग अपनी पीड़ा में डूबा। तो अच्छा होगा कि कुछ भी ठीक ना हो। जब तक डैड व्यस्त हैं मुझे कुछ नहीं कहेंगे। ये ओयांग चांगचिंग भी ना। मुरोंगशू ने उसे देखकर सिर हिलाया और बोली, यानिर, तुम्हें नहीं लगता कि ये अभी तक जरा भी नहीं बदला। अरे यानिर। मगर शंगुआन किंगयान वहां नहीं थी। वो किंग्यू को जब ओयांग लिंगचेन से जवाब मिल गया तो उसने अपने साथियों को समझाया और चल पड़ा। जाते जाते उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। तभी शुई रुहुआ का रास्ता किसी अनजान ने रोक लिया। मिस, आप क्या? शंगुआन किंगयान ईस्टर्न लैंड से हूं, उसने झुककर नमस्कार किया। शुई रुहुआ ने हैरानी से पूछा, मिस शंगुआन, आप अचानक यहाँ क्यों आई? मैं उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, एक एक बात। क्या आप मुझे बता सकती हैं? शांगुआन किंगयान ने शुई रुहुआ की आंखों में सीधा देखा। शुई रुहुआ थोड़ी देर चुप रही। इसे चिंगचेंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है? उसने शंगुआन किंगयान की बेचैन आंखों को देखा और आखिर में सिर हिलाया। 1 घंटे बाद सूरज की जगह चांद ने ले ली थी और रात उतर आई थी। बियॉन्ड हेवन आइलैंड के सबसे ऊंचे मंडप पर अचानक एक रोशनी चमकी जो आकाश से जुड़ गई, जैसे असली देवताओं का निवास हो। ओयांग लिंगशन वहां पहुंचा, तांबे के खंभे की ओर चला जो 2 मीटर ऊंचा और आधा मीटर चौड़ा था, जिस पर हल्की नीली रोशनी में चिन्ह चमक रहे थे। उसने गहरी सांस ली और हेवन सीलिंग स्वॉर्ड को पूरी श्रद्धा से पेश किया। मैंने डिवाइन स्वॉर्ड को उधार लिया था, अब लौटाने आया हूं। मैं चारों वेनरेबल से निवेदन करता हूं कि बैरियर को सक्रिय करें और तलवार को इसके स्थान पर रखें। हाँ, कितनी जल्दी लौट आए। एक बूढ़ी आवाज गूंजी और 4 सफेद दाढ़ी वाले एल्डर हर दिशा से उस तांबे के खंभे के पास प्रकट हुए। लिंगशन, हमने ये तलवार सेक्ट के संकट को देखकर दी थी। अब जब तुम लौटाने आए हो तो जवाब चाहिए। ओयांग लिंगशन ने सिर हिलाया। यह सब मेरे उस बिगड़ेल बेटे की वजह से हुआ। वो लगभग विपत्ति ले आया। फिर उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। चारों एल्डर गंभीर हो गए। चंगचिंग बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन ये बात उसके सिर पर चढ़ गई है। ताकत जितनी बड़ी, पतन उतना ही खतरनाक। लिंगचिन, वो तुम्हारा बेटा है और तुम्हें ही उसे सुधारना होगा। चाहे उसका भविष्य जितना भी उज्जवल हो, वो तभी हमारे सेक्ट के लिए गौरव बनेगा जब वो सही राह पर चले। अगर वो भटक गया तो पूरी दुनिया भुगतेगी। उसे और ज्यादा ढील मत दो। मैं वेनरेबल्स की बात दिल पर लूंगा। ओयांग लिंगचन ने शर्म से सिर झुका लिया। चारों एल्डर ने चिन्ह बनाए और बैरियर खुल गया। एक एल्डर ने इशारा किया और हेवन सीलिंग स्वॉर्ड उड़ती हुई तांबे के खंभे के ऊपर जाकर हवा में ठहर गई। चारों ने फिर से संकेत बदले और बैरियर फिर से मजबूत हो गया। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड अब नीली रोशनी में चमकने लगी, लेकिन बैरियर के चलते उसकी शक्ति बाहर नहीं जा सकी और वो खंभे में समा गई। पूरे सेक्ट का बैरियर हिल उठा और उसमें नीली रोशनी भर गई, रहस्यमय और सुंदर। चारों एल्डर संतोष से बोले, अब सेक्ट का बैरियर पूरी तरह सुरक्षित है। अब इनविंसिबल स्वॉर्ड भी अंदर नहीं घुस सकता। हाँ वेनरेबल्स, अब मैं सेक्ट लीडर से बात करने जा रहा हूं। पेट्रियार्क ने झुककर प्रणाम किया। चारों ने उसे विदा किया और वो चला गया। लेकिन वो देख नहीं पाए एक परछाई को जो सांप की तरह वहां छिपी देख रही थी। इसीलिए हेवन सीलिंग पवेलियन के पास कोई गार्ड नहीं है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली 4 तलवार रक्षक स्नो पीक 4 एल्डर्स उसकी रक्षा करते हैं। खंभे की परछाई हिली और बाली यूयू अंधेरे से प्रकट हुई। चारों एल्डर्स को देखकर बोली, इन चारों की ताकत मिलकर एक स्वॉर्ड किंग के बराबर है, जैसे ओयांग लिंगतियन। ये तलवार चुराना बहुत मुश्किल होगा और अगर ज्यादा देर हुई तो और लोग भी आ जाएंगे। अब क्या किया जाए? बाली यूयू छाया में छिपकर उन चारों एल्डर को घूर रही थी। मन में असमंजस और झिझक साफ थी। झुओ फैन ने आज रात उसे वो तलवार लेने भेजा था, लेकिन ये तो साफ था कि नॉर्दर्न लैंड की सबसे श्रेष्ठ सेक्ट से तलवार चुराना आसान बात नहीं थी, भले ही वो खुद एक स्वॉर्ड किंग क्यों न हो। हे भगवान, अब क्या करूं? सोचने में मैं तो कच्ची ही हूं। बाली यूयू लाख दिमाग दौड़ा रही थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो कमीना होता तो क्या करता? वो हमेशा हर मुश्किल के लिए एक प्लान तैयार रखता था, तो ये भी कोई अलग बात नहीं थी। फिर मैं क्यों नहीं सोच पा रही हूं कुछ? वो अपनी सारी ताकत लगाकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग अब भी खाली ही था। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड एक बैरियर के अंदर थी और वही उस बैरियर को शक्ति भी दे रही थी।
इसका मतलब ये हुआ कि अब वो तलवार को जबरदस्ती नहीं ले सकती थी, और फिर उन 4 ताकतवर एल्डर भी वहां पहरा दे रहे थे। ये एक ऐसा अटूट सुरक्षा घेरे जैसा था जिसे वो किसी भी हाल में तोड़ नहीं सकती थी। क्या मुझे वापस जाकर उससे पूछना चाहिए? सोचते हुए बाली यूयू का मन भटकने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को झटका दिया। नहीं, मैंने आज रात ही तलवार लाने का वादा किया है। अब अगर बीच में फंसकर उस कमीने के पास मदद मांगने जाऊंगी तो वो तो मजाक ही उड़ाएगा मेरा। आखिर मैं फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग हूं। हालांकि ये भी साफ है कि बल प्रयोग करने से कुछ नहीं होगा। अब क्या करूं? ऊपर से ये सुरक्षा भी इतनी मजबूत है कि इसे पार कर पाना नामुमकिन है, तो वो कमीना क्या कर सकता था? हाँ, वो भी कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी उसने मुझे यहां भेजा था, बस हालात देखने के लिए। एक दोपहर में तलवार चुराने की योजना बनाना ही बेवकूफ़ी थी। असली गलती उसी की है, मेरी नहीं। अगर मैं ये परेशानी उसके ऊपर डाल भी दूं तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, इस बार कोई हल नहीं है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि मैं खाली हाथ लौट रही हूं। बाली यूयू ने अब अपने लिए एक अच्छा सा बहाना ढूंढ लिया और हार मान ली। वो अंधेरे में समा गई और चुपचाप वहां से निकल गई। अब वो सीधे झुओ फैन के पास जाने वाली थी, ये नामुमकिन काम उसकी झोली में डालने के लिए। पर उस वक्त झुओ फैन खुद एक बड़ी मुसीबत में फंसा था, क्योंकि सी ब्राइट सेक्ट की नज़र उस पर जम चुकी थी। सी ब्राइट सेक्ट के हाल में ओयांग लिंगेटियन धीरे धीरे चलता हुआ अंदर पहुंचा और सामने का नज़ारा देखकर चौंक गया। वहां सेक्ट लीडर लिंग यूनटेन के अलावा एग्जाल्टेड हेरैन और सनसी सेक्ट का बू जिंग्यून भी मौजूद थे। ओयांग लिंगेटियन को सब समझ आ गया और वो झुककर बोला, सेक्ट लीडर, आप सब जान चुके हैं। बिल्कुल। लिंग यूनटेन ने उनकी ओर इशारा किया। एग्जाल्टेड हेरैन और सेक्ट लीडर बू ने सारी बात समझा दी। मुझे स्टीवर्ट क्यान में कुछ खास बात तो शुरू से लग रही थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतना असाधारण निकलेगा। ये सुनकर मैं भी हैरान हूं कि उसने सिर्फ एक बार में वर्ल्डली पावर से बनी स्पिरिट को नष्ट कर दिया। तुम भी जानते हो कि ऐसी शक्ति के सामने टक्कर लेने के लिए डिवाइन स्वॉर्ड की मदद जरूरी होती है। बू जिंग्यून आंखें मटकाते हुए बोला, सेक्ट लीडर लिंग, आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? वो एक जासूस है, सेंट्रल एरिया का। मेरी सेक्ट ने उसे पहले ही पहचान लिया था, अब तो साबित हो गया। ये कहना जल्दबाजी होगी। एग्जाल्टेड हेरैन ने हाथ उठाया। उसकी शक्ति जरूर रहस्यमयी और मजबूत है, पर अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं कि उसने सी ब्राइट सेक्ट में कोई बुरा इरादा लेकर कदम रखा हो। बिना सबूत के बस शक से किसी निर्दोष को मार देना सही नहीं होगा। निर्दोष को मारने की बात कर रहे हो? एक अनजान आदमी अगर अचानक सी ब्राइट सेक्ट में आ जाए तो क्या भला करेगा? अगर वो सेंट्रल एरिया का जासूस नहीं है तो क्या यहाँ सेक्ट लीडर को जन्मदिन की बधाई देने आया है? चाहे वो निर्दोष हो भी, पर इस संकट के समय में ऐसे अनजान तत्वों को मिटा देना ही ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को बिना पहचान के मारना और भी बड़ी मुसीबतों को बुलावा देगा। एग्जाल्टेड हेरैन ने कड़ा जवाब दिया। बू जिंग्यून ने मुंह बिचकाया, तुम शायद डेविल माउंटेन वाली अफवाहों से डर गए हो। कोई डेविल माउंटेन कभी किसी ने देखा भी नहीं। हो सकता है सब झूठ हो, और अगर वो असली भी हो तो क्या हर जगह उनके लोग बिखरे हुए हैं? हर मोड़ पर क्या उनसे भिड़ंत हो जाएगी? इस बार संभावना ज्यादा है। एग्जाल्टेड हेरैन ने गहरी सांस ली। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि पूरे इलाके में बहुत कम लोग उससे टक्कर ले सकते हैं। अगर कोई डेविल माउंटेन का व्यक्ति हो सकता है तो वही है, और अगर वो वाकई वहीं से आया है तो उससे उलझना बिल्कुल नहीं चाहिए। डेविल माउंटेन ने तुम्हारे होश उड़ा दिए हैं। अगर उनके लोग हमारे नॉर्दर्न लैंड के खिलाफ निकले तो क्या हम बस मुस्कुराकर देखते रहेंगे? डेविल माउंटेन कभी भी सांसारिक मामलों में दखल नहीं देता। जब तक हम उन्हें न छेड़े वो हमें नहीं छेड़ते, और अगर वो हमें छेड़ दे तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लिंग यूनटेन ने दोनों की बहस रोक दी और गुस्से में बोला, ये सी ब्राइट सेक्ट है, यहाँ क्या करना है ये हम तय करेंगे। तुम दोनों को इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। दोनों गुस्से में चुप हो गए। लिंग यूनटेन ने गहरी सांस ली। लिंगटियन, तुमने उससे कैसे निपटा? मैंने आपकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं किया। उसके कामों से मैं ये समझ गया कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है और फालतू परेशानी भी नहीं खड़ी करेगा। फिलहाल एल्डर्स ने अपना युआनची सील कर उसे एक बैरियर में बंद किया है। अब आपके आदेश का इंतजार है। और सॉरिंग स्वॉर्ड की सीलिंग वाली बात का क्या? लिंग यूनटियन ने पूछा। ओयांग लिंगेटियन ने सिर हिलाया। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड की सीलिंग और ब्रेकिंग की जो विधियां हमें पता हैं वो सुप्रीम मानी जाती हैं, लेकिन सोरिंग स्वॉर्ड की सील कुछ ऐसी अजीब है कि कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा। ये सोचने की बात है कि ऐसा कौन हो सकता है जो इतनी गहरी सीलिंग जानता हो। हमें उसे तोड़ने में और समय लगेगा। शांगवान फेशोंग तो पूरा जिद्दी निकला। आधे साल से अकेले ही उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजा शून्य। अगर हम दो बूढ़े इत्तेफाक से वहां 3 दिन पहले न पहुंचे होते तो हमें कभी पता ही न चलता। हा। एग्जाल्टेड हेरैन ने ठंडी सांस ली। ओयांग लिंगेटियन ने हंसते हुए कहा, हेरैन, तुम ये कहने लायक नहीं हो। तुम खुद भी ये बात हमें कभी नहीं बताते। अगर मुरोंग ली ने मुझे ना बुलाया होता तो आज भी वो तलवार अंधेरे में पड़ी रहती। उस बूढ़े ने खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए हमें मना किया था कि किसी को न बताएं।
तुम दोनों बूढ़े कभी सही निर्णय नहीं ले पाते। ओयांग लिंगटियन ने आंखें घुमाई। लिंग यूनटियन गंभीर हुआ। सोरिंग स्वॉर्ड को अनसील करना इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब वो खुल जाएगी और सभी लैंड के लीडर्स इकट्ठा होंगे तब हम स्टीवर्ट क्यान की असलियत जानने की कोशिश करेंगे। सबने सहमति जताई। बस बू जिंगयून बड़बड़ाया, मार दो उसे और सब निपटा दो। और हाँ, लिंग यूनटियन ने उसकी तरफ कड़ी नजरों से देखा। सेक्ट लीडर बू, आप सी ब्राइट सेक्ट में हैं। थोड़ा तो हमारे नियमों की इज्जत कीजिए। दूसरों पर नजर रखने की आदत बंद कीजिए। बू जिंगयून चौंक गया। सेक्ट लीडर लिंग, आपका मतलब क्या है? हा, सेक्ट लीडर बू तो खुद समझदार हैं। मुझे सब पता होता है कि सी ब्राइट सेक्ट में क्या हो रहा है। आपने अपने डिसाइपल को क्यान फैन की टीम पर नजर रखने भेजा था, वरना इतनी जल्दी खबर आपको कैसे मिलती? और सबसे पहले आप ही क्यों मुझे बताने आते? माँ, मैं तो सिर्फ सी ब्राइट सेक्ट की सुरक्षा के लिए कर रहा था। कृपया आप गलत न समझें। बू जिंगयून ने जबरदस्ती मुस्कान दी। धप। लिंग यूनटियन ने उसके कंधे पर हाथ मारा और मुस्कुराया। अगर आप चाहते हैं कि मैं गलत न समझूं तो कृपया ऐसे काम मत कीजिए जिन पर शक हो सकता है। अगली बार से अपनी हद में रहिए। बू जिंगयून ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर कांपते हुए सिर हिलाया। यह आदमी बाहर से जितना नरम लगता है, अंदर से उतना ही सख्त है। एक बड़े से कैदखाने में झुओ फैन की टीम शांत बैठी थी। उनका सारा कल्टीवेशन सील कर दिया गया था। दीवारें बेहद मजबूत थीं और यहां तक कि स्पेशल बैरियर भी लगे थे ताकि कोई भाग ना सके। कियाओ और अकेली ऐसी थी जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया था, क्योंकि सी ब्राइट सेक्ट के एल्डर उसकी मासूमियत से धोखा खा गए थे। उन्हें लगा था कि एक बच्ची से क्या खतरा होगा। झुओ फैन बिल्कुल शांत था। उसने सेल के भारी माहौल की कोई परवाह नहीं की, बस उस प्यारी लड़की का हाथ पकड़े बैठा था। सर, अब क्या करेंगे? ये तो हमारे प्लान के बिल्कुल उल्टा हुआ, एक गार्ड ने पूछा। झुओ फैन ने सिर हिलाया। अगर प्लान हालात के साथ नहीं चल पा रहा तो उसे हालात के हिसाब से ढालना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा, उसके बाद काम शुरू करेंगे। पर वो हमें नजरों से ओझल नहीं होने दे रहे। सर को इतनी तसल्ली कैसे है? तभी तो मैं शांत हूं। अब चुप रहो। झुओ फैन ने उसे घूरा और फिर चू किंगचेंग की सुन्न आंखों में देखा। कम से कम मैं खुश हूं कि इस वजह से हम साथ तो हैं। नॉर्थ सी की यात्रा इतनी खतरनाक है कि एक पल भी साथ मिल जाए तो काफी है। ताली। एक दमदार ताली की आवाज गूंजी और फिर हंसी आई। हा, मैं सही था। ब्रदर झुओ, वाकई तुम ही हो। तुम जिंदा हो और आखिरकार लौट आए। कांपती हुई भौहों के साथ ईगल मास्क के पीछे से झो फान ने बस यूं ही जेल की सलाखों के पार देखा। जेल का दरवाजा चरमराते हुए खुला और सामने वही पुराना न बदला हुआ वो किंग क्यू खड़ा था। चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान लिए वो झो फान के पास धीरे धीरे बढ़ा। बहुत खुश नजर आ रहा था। झो फान ने सिर हिलाया और हल्का सा हंस पड़ा। क्या बात ने तुम्हें शक दिलाया? वो किंग की आंखें चमकी और उसने गहरी सांस ली। इस ग्रीन अर्थ पर अगर कोई जूनियर सिस्टर किंगचिंग से इतनी सच्ची मोहब्बत कर सकता है तो वो सिर्फ ब्रदर झो हो सकता है। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। जूनियर सिस्टर किंगचिंग भी दिल से बस भाई झो को ही भरोसा करती है। वो किंग ने उदासी से सिर हिलाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा पुराना और प्यारा दोस्त जो इतने सालों से गायब था वो मेरे सामने खड़ा होगा। ये तो सीनियर ओयांग की बातों ने मुझे उस नामुमकिन सोच तक पहुंचाया। उसने कहा था तुम जूनियर सिस्टर को मोहब्बत में कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और वो एकदम सही था। इतनी गहरी मोहब्बत सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, और वो हो तुम। चाहे कितना भी असंभव लगे, वही सच्चाई होती है जो दिल को छू जाती है। इसलिए मैं आया ये देखने कि क्या ये हकीकत है। झो फान ने फिर से सिर हिलाया। उसने अपने ईगल मास्क को छुआ और धीरे धीरे उतार दिया। ब्रदर वू, तुम उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। तुमने मुझे पहचान ही लिया। अगर मैं और ये लिन न होते तो वेस्टर्न लैंड में सबसे अच्छा डिसाइपल सिर्फ तुम होते। ब्रदर वू का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मुझे पता था तुम सच में वापस आ गए हो। वू किंग ने उसकी शांत मुस्कान और तेज निगाहों को देखा और भावनाओं में डूब गया। उसे अपने दिल को शांत करने में एक पल लग गया। ये तो सचमुच अंधेरे की गहराई में डाली गई उम्मीद थी, और वो पूरी भी हुई। इतने सालों तक कहाँ रहे तुम? अपनी बीवी को भी छोड़ दिया? झो फान चुपचाप पीछे मुड़ा और कुछ नहीं बोला। वो किंग ने अपने कंधे पर सिर टिकाई हुई अब भी शांत मगर खाली आंखों वाली चू किंगचिंग को देखा और निराश होकर बोला, आदमी अपनी पहचान छोड़कर चला जाए तो भी समझ आता है, लेकिन जो भी तुम्हारे साथ हुआ, जूनियर सिस्टर किंगचिंग बहुत समझदार है। वो खुद ही तुम्हें जाने देती, लेकिन कम से कम तुम लौट कर तो आ सकते थे। उसकी हालत देखो, बाल सफ़ेद हो गए और मन भी किसी से नहीं जुड़ता। और तुम्हारे तो बाल अब भी काले और चमकदार हैं। लग रहा है जैसे सब कुछ भूल चुके हो। मुश्किल से पहचान पाया तुम्हें। वो किंग की आवाज़ में गुस्सा और उलाहना था, क्योंकि वो चू किंगचिंग को एक बहन जैसा मानता था। झो फान के पास जवाब नहीं था। उसने चुपचाप हर शब्द को सुना। तुम्हारे जैसा इंसान हम सबका आदर्श रहा है यानमो, और हमारे छोटे जूनियर ब्रदर तक ने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है। वो किंग की निगाहें और तीखी हो गईं। तुमने अपनी समझ और ताकत से हमारी पूरी पीढ़ी का सम्मान जीता है। जब सुना कि तुम मारे गए हो, हम सबने बदला लेने की ठानी।
हम सबने उस विधवा की देखभाल का जिम्मा उठाया जिसे तुम पीछे छोड़ गए थे। वो यान मो भी, जो कभी किसी की नहीं सुनता, वो भी जूनियर सिस्टर किंगचेन की फिक्र करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी पूरी पीढ़ी तुम्हें ही वेस्टर्न लैंड का सबसे श्रेष्ठ मानती है। और तुमने क्या किया? मौत का नाटक रचा और 4-5 सालों तक गायब रहे। तुमने जूनियर सिस्टर किंगचेन को ठग लिया, जिसने अब तक तुम्हारी वापसी का इंतजार किया है, और उन भाइयों को भी धोखा दिया जो तुमसे प्रेरणा लेते थे। वो किंक्यू की आवाज में गुस्सा और बढ़ गया। झोफान ने गहरी सांस ली और शर्म से नजरें झुका लीं। चाहे 4 साल हों या 5, वक्त लंबा होता है। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ अकेले झेल लूंगा। किंगचेन को दर्द होता, मगर फिर राहत भी मिलती। 10-20 सालों में उसका घाव भर जाता और 50 साल बाद वो मुझे भूल जाती। 100 साल बाद उसे मेरा नाम भी याद न रहता। सच्ची मोहब्बत भी वक्त की रेत में दब जाती है ना? लेकिन झोफान का दिल हर बार दुखता जब वो अपनी पत्नी की वो सुनी आंखें देखता। जूनियर सिस्टर किंगचेन ने इंतजार तक नहीं किया। जैसे ही तुम्हारे मरने की खबर आई, उसी पल उसकी रूह मर गई। वो किंक्यू बहुत गंभीर हो गया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर तुम सुरक्षित थे तो वापस क्यों नहीं आए? चाहे तुम कितने भी बदल गए हो, वो फिर भी तुम्हें पहचान गई थी उस मंच पर ही। शायद अगर तुम उसके साथ रहते तो उसका दिल फिर से खुल पाता। दिल के जख्मों की दवा सिर्फ वही होती है जिसने उन्हें दिया हो। इस दुनिया की कोई मेडिसिन उसे ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि उसका इलाज सिर्फ तुम हो। झोफान ने मायूसी में सिर हिलाया। मैं उसे नहीं देख सकता क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो मुझे भूल जाए। ये उसके भले के लिए है। मैं उसे फिर से दुखी नहीं करना चाहता। झोफान ने उसका हाथ कस के पकड़ा। अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या मैं चाहूं कि वो भी मेरे साथ मर जाए? वो किंक्यू चौंक गया। ये क्या मतलब हुआ? मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, किसी भी पल इसे छीना जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि वो इस बोझ को उठाए। झोफान ने लंबी सांस ली। वो किंक्यू हैरान रह गया। मुझे नहीं पता कि तुम किन मुसीबतों में हो, लेकिन मैं समझता हूं तुम्हारी बात। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमने जो भी किया वो बस उसकी जिंदगी बचाने के लिए था? झोफान ने थका हुआ सा सिर हिलाया। माफ करना, मैं खुद पे काबू नहीं रख पाया। मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम जूनियर सिस्टर किंगचेन के लिए कभी बेरहम नहीं हो सकते। वो किंक्यू ने शांत होकर झुककर माफी मांगी। झोफान ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, तुमने जो कहा वो सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं वाकई आभारी हूं तुम सबका, जो इतने सालों तक किंगचेन का ख्याल रखते रहे। वो किंक्यू ने सिर हिलाया। ये तो एक भाई का फर्ज होता है, इसमें कोई एहसान नहीं। एहसान नहीं? अरे तुम्हें औरतों के बारे में कुछ नहीं पता। पीछे से एक झल्लाई आवाज आई और बोली, अगर मेरी चले तो डबल ड्रैगन मैनर के एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर होने के नाते तुम्हें इस बेरहम आदमी को अच्छे से डांटना चाहिए था, जिसने अपनी बीवी को यूं ही छोड़ दिया। दोनों पीछे मुड़े और चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि शंगुआन किंगयान थी, जिसकी आंखें रोने से लाल थीं और जो उन्हें गुस्से से देख रही थी। झोफान को समझ नहीं आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि सी ब्राइट सेक्ट की जेल कोई खेल का मैदान है? हाँ, मैंने बाहर खड़े सीनियर को साफ कह दिया था कि कोई अंदर ना आए, लेकिन तुम? वो किंक्यू हैरान रह गया। शंगुआन किंगयान पैर पटकती हुई आई और रास्ते भर कोसती रही। मुझे पता है कि तुम डबल ड्रैगन मैनर के एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हो और उन सीनियर ने तुम्हें इसीलिए अंदर आने दिया, लेकिन तुम तो बस एक डिसाइपल हो, जबकि मैं शंगुआन क्लैन की यंग मिस हूं, अपने पिता की लाडली। अब बताओ, उन बूढ़ों को किसकी बात ज्यादा माननी थी? वो किंक्यू के पास कहने को कुछ नहीं था। सच है, डबल ड्रैगन मैनर वेस्टर्न लैंड को चलाता है, मगर मैं तो बस एक शिष्य हूं। चाहे कितना भी आदर मिला हो, कुछ दशकों बाद नई पीढ़ी आएगी और मुझे कोई याद नहीं रखेगी, जबकि ईस्टर्न लैंड की शंगुआन क्लैन हमेशा अपनी यंग मिस को सबसे ऊपर रखेगी। हमारा दर्जा तो जमीन आसमान का फर्क है। वो बूढ़े जाहिर है कि ईस्टर्न लैंड की यंग मिस को नाराज नहीं कर सकते थे। वो किंक्यू ने चिढ़कर आंखें घुमाई। सी ब्राइट सेक्ट के एल्डर वाकई बहुत टफ हैं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वेस्टर्न लैंड के किसी डिसाइपल को अपने सबसे बड़े संदिग्ध से मिलने देने के लिए वो लोग कितने सख्त थे। अगर वो डबल ड्रैगन मैनर को नाराज करते तो पूरी वेस्टर्न लैंड से टकरा जाते, और वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। शंगुआन किंगयान के लिए भी यही बात लागू होती है। तो ये यंग मिस गुस्से से जेल में घुस आई और झोफान के सामने खड़ी हो गई। ओ यंग मिस शंगुआन, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप नाराज हो गईं? झोफान ने उलझन में पूछा। शंगुआन किंगयान के होंठ कांपे और उसने सिर हिलाया। हाँ, किया है, क्योंकि तुम्हें महिलाओं की सोच का जरा भी अंदाजा नहीं। ओह, क्या मतलब? झोफान ने एक पल रुककर वो किंक्यू की तरफ देखा, लेकिन वो भी उतना ही उलझा था, बस कंधे उचकाकर रह गया। झोफान, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बारे में सब कुछ पता है, एक एक बात। शंगुआन किंगयान की आंखें गुस्से से चमकने लगी। तुम दोनों ने इतना सब कुछ झेला और फिर भी तुम ऐसे मूर्ख बने हुए हो। तुम समझते क्यों नहीं कि वो क्या चाहती है? झोफान का दिल डगमगाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। ज़ुओफान की अनजान सी शक्ल को घूरते हुए शांगुआन छिंगियान ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। तुमने उस दिन सेंट्रल एरिया में कहा था ना कि तुमने अपनी वाइफ को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हारे साथ मर जाती, लेकिन अगर वही उसकी इच्छा होती तो?
मैंने ऐसा नहीं किया, ज़ुओफान ने भारी आवाज में कहा। मैं उसे अपने साथ नर्क में नहीं घसीट सकता था। यह ठीक ऐसा होता जैसे मैंने उसे जानबूझकर खाई में धक्का दे दिया। मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन ऐसा काम मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी वाइफ तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ नर्क में जाने को तैयार थे। ये मंजूर नहीं। ज़ुओफान ने सिर हिलाया। वो मुझसे जुड़ना चाहती थी तो जाहिर है कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसे मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। ये नज़ारा मैं कभी देखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि वो मुझे भूल जाए, यही बेहतर होगा। ज़ुओफान ने छू छू छिंग के सफ़ेद बालों को धीरे से सहलाया। उसे यूं बेजान हालत में देखना ही उसे दर्द दे रहा था, पर ऐसा नहीं चाहिए था। मैं बस चाहता था कि वो मुझे अकेले ही भूल जाए, लेकिन उसने तो सबको भुला दिया, खुद को भी, सिर्फ तुम्हें छोड़कर, है ना? शांगवान छिंगयान ने छिंग की सूनी आंखों की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। ज़ुओफान का शरीर कांप उठा और उसने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया लड़ाई के दौरान छू छिंग ने किसी की भी परवाह नहीं की, सिर्फ उस अजनबी को अपनापन दिखाया जो ईगल मास्क पहने हुए था। वो और भी दुखी हो गया। शांगवान छिंगयान ने सिर झुकाया और फिर कहा, मुझे अमरता नहीं चाहिए, बस एक पल चाहिए, ज़ुओफान। यही थे छू छिंग के आखिरी शब्द। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मैंने सीनियर सिस्टर रुओ हुआ से हर एक बात पूछी। उन्होंने कहा, मिस छू हमेशा यही बड़बड़ाती रहती थीं, खुद को खोने से पहले। शांगवान छिंगयान ने एक लंबी सांस ली। सर, ज़ुओ एक बड़े मकसद और ऊंची सोच वाला इंसान है, चाहे वो ज़ुओफान हो या गुयेफान। जहां भी वो जाता है हलचल मचती है और खतरे उसके पीछे पीछे आते हैं। मिस छू इसके लिए तैयार थी। जब उसने तुम्हें चुना तो उसने तुम्हारी सारी अच्छाइयों बुराइयों को अपनाने का फैसला कर लिया। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम दोनों को साथ कितना वक्त मिलेगा, बस वो तुम्हारे पास होना चाहती थी। यही थी उसकी सबसे गहरी ख्वाहिश। लेकिन तुमने खुद ही फैसला ले लिया और सब तोड़ दिया। तुमने कहा यह सब उसके लिए किया कि वो तुमसे दूर रहकर सुरक्षित रहे, लेकिन कभी सोचा कि वो क्या चाहती थी? तुमने उसे सब कुछ दिया, लेकिन जो वो चाहती थी उसे छीन लिया। वो जिंदा तो है, लेकिन जैसे मरी हुई हो। सर ज़ुओ, क्या यही तुम्हारा प्यार था? इतना खुदगर्ज? ज़ुओफान की आंखें कांप उठीं। उसका शरीर थरथराने लगा। पछतावे से भरा हुआ वो छू छिंग की बेजान सी शक्ल को देखता रहा। मैं सच में गलत था। सच्चे डेविल डाविस्ट्स झूठ और दिखावे से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन प्यार से हार जाते हैं। हा। ज़ुओफान की आंखों में गहरी उदासी थी। एक डेविल को कभी किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए। लगाव डेविल की राह को रोकता है, उसे फंसा देता है। मैं दुनिया की हर चीज में चाले चल सकता हूं, लेकिन प्यार के सामने हमेशा हार जाता हूं। मैं अपनी वाइफ के लिए सबसे अच्छा चाहता था, पर उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचा दी। अगर ये सब मुझे सजा मिल रही है तो मैं मानता हूं। मैं इस मोर्चे पर पूरी तरह हार गया। न सिर्फ मेरी वाइफ को तकलीफ हुई, बल्कि मैं खुद भी बुरी तरह टूट गया। ज़ुओफान बस खड़ा रहा, सूनी आंखों से। शांगवान छिंगयान और वो छिंगछू उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द वही होता है जब तुम्हारे इरादे अच्छे हों, पर नतीजा बिल्कुल उल्टा निकले। जो वो समझ रहा था कि सबके लिए बेहतर होगा, वो उसे सब कुछ खोकर छोड़ गया। पाक! अचानक एक हाथ बड़े नरमी से ज़ुओफान के चेहरे पर आ गया। ज़ुओफान चौंक गया। देखा तो छू छिंग ने उसके बालों में हाथ फिराया, जैसे उसे ढांढस बंधा रही हो, मगर वही सूनी आंखें उसकी आत्मा में झांक रही थीं। वो छिंगछू की आंखें चमक उठीं। ब्रदर ज़ुओ, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे आने के बाद से जूनियर सिस्टर छिंग में काफी सुधार हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक ब्रदर ज़ुओ उसके साथ हैं, वो जरूर ठीक हो जाएगी। अब जब मैं आ गया हूं तो उसे ठीक करके ही रहूंगा और फिर कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बालों में फिरते उस कोमल हाथ को थामते हुए ज़ुओफान खड़ा हुआ और छू छिंग की आंखों में देखते हुए बोला, चाहे मर भी जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शांगवान छिंगयान और वो छिंगछू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हालांकि शांगवान के मन में दर्द भी था। वो खुश थी कि ज़ुओफान अपनी वाइफ से फिर मिल पाया, पर यही चीज उसकी तकलीफ की वजह भी बनी। आखिरकार वो चाहती थी कि ये दोनों फिर साथ हो जाएं, खुश रहें और एक हो जाएं। रही बात उसकी खुद की, तो उसे यही काफी लगा कि वो छोटे सांजी की आंटी बनकर रह जाए। शांगवान छिंगयान मुस्कुराई। अब तक की सबसे प्यारी मुस्कान थी वो छिंगछू उसे देख हैरान रह गया, फिर खुद भी मुस्कुराया। छू छिंग के सूने चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसकी बेजान आंखों में जैसे जिंदगी की एक हल्की सी झलक लौट आई। धड़ाम! जेल का दरवाजा जोर से खुला और सब चौंक पड़े। एक खून से लथपथ लाश अंदर फेंकी गई, जिसका एक हाथ और एक पैर नहीं था। एक गरजती हुई औरत दरवाजे से अंदर आई और ज़ुओफान से बोली, बच्चे तू ठीक तो है? मैं तुझे छुड़ाने आई हूं। तुम कौन हो? बाहर 30 जेनेसिस स्टेज के कल्टीवेटर हैं। तुम अंदर कैसे आ गई? वो छिंगछू की आवाज दबी हुई थी। औरत हंसी। 30 बूढ़े जेनेसिस स्टेज वाले क्या कर लेंगे? उन्हें तो गर्व होना चाहिए कि वो मुझे एक पल भी रोक पाए। पर इस जेल का डिजाइन तो गजब का है।
आखिरी जगह 2 सोल हार्मनी स्टेज के छोकरों को गार्ड बना रखा है। मैं कहती हूँ इनकी हालत तो और भी घटिया होती जा रही है। हाँ हाँ हाँ। वो दोनों के सामने बिजली की तरह आ गई। उसके चेहरे पर खून की प्यास झलक रही थी, जैसे एक झटके में दोनों को खत्म कर देगी। वो छिंगछू की आंखें डर से फैल गईं। उसकी ताकत देखकर साफ लग रहा था कि वो बाहर के सभी जेनेसिस स्टेज वालों को एक चुटकी में खत्म कर सकती है और किसी को भनक भी न लगे। वो बहुत खतरनाक है। वो उन्हें चींटी की तरह मसल सकती थी और वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो छिंगछू का चेहरा पीला पड़ गया। आज का दिन ही अजीब था, हर पल जान का खतरा। रुको यू। तभी एक आवाज आई। उसका खून से भरा हाथ वहीं थम गया। उसने पहले उन दोनों को देखा, फिर ज़ुओफान की ओर। उन्हें क्यों जिंदा छोड़ा जाए? बाली यू हेवन सीलिंग पवेलियन से वो तलवार लेने गई थी पर नाकाम रही और फिर वापस आई ज़ुओफान से सलाह लेने। उसे वहां जेल में देख उसका दिमाग तो बंद था पर मुट्ठी तो काम करती थी, इसलिए उसका हल ये निकला कि ज़ुओफान को तोड़कर निकालो और उसके ब्रेन से अगला स्टेप पूछो। ज़ुओफान का जेल में बंद होना उसे एकदम क्लूलेस बना गया था। वो हमारे दोस्त हैं, मिलने आए हैं, गार्ड नहीं हैं, उन्हें कुछ मत करना। ज़ुओफान ने हाथ हिलाया। चाहे वो आदत हो या नहीं, उसने उसकी बात मानी। कंधे उचका के बोली, अरे तो अपने ही लोग निकले। हाँ हाँ हाँ, माफ कर देना, बुरा मत मानना। नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानते। हाँ हाँ हाँ। वो छिंगछू अब भी टेंशन में था और ज़ुओफान की तरफ देख रहा था, मानो सोच रहा हो ये आखिर सालों से करता क्या रहा है। इतनी खतरनाक औरत कहाँ से मिल गई? कि ये भी डेविल माउंटेन से है? डेविल माउंटेन? इतनी सारी बातें याद आ गई कि वो तो पूछना ही भूल गया, डेविल माउंटेन असल में है भी या सब झूठ था। लेकिन बाली यू को देख वो छिंगछू कांप गया और अपने सारे सवाल मन में ही दबा गया। अभी पूछना ठीक नहीं होगा। शांगुआन छिंग्यान तो इतनी डर गई थी कि उसकी आवाज तक नहीं निकली। बाली यू ने उन दोनों को इग्नोर किया और फिर ताना मारा, अरे स्टुअर्ट चैन, क्या चल रहा है? मैं थोड़ा काम से क्या गई, तू खुद ही जेल में बंद हो गया। अब मुझसे निकलवाने की नौबत आ गई। तेरा दिमाग अब जवाब देने लगा है क्या? हाँ हाँ हाँ। कितनी घमंडी हो तुम। ज़ुओफान ने सबकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, देखो इस चेहरे को, आज एक जिंदगी का सबक देता हूं। जब भी कभी ऐसी शक्ल वाली औरत दिखे तो सीधे उस पर चढ़ जाओ और जम के पीटो, क्योंकि अगर तुमने उस वक्त नहीं पीटा तो बाद में पछताओगे। बाली यूं हंस दी, लेकिन फिर उसका चेहरा एकदम उतर गया। बाली यूयू ने दांत पीसे और थूकते हुए बोली, सड़ा हुआ कमीना, अपनी जबान चलाते चलाते जेल पहुंच गया और अब जब मैं दिल से तुझे बचाने आई हूं तो तू उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर मैं नहीं आती तो क्या करता तू? किसने बुलाया तुझे? ज़ुओफान ने भौं उठाकर तिरस्कार से कहा और साथ ही चू छिंगचिंग का हाथ थामे रखा। मैं तो यहाँ कुछ दिन रुकने का सोच ही रहा था। मिस यूयू, अगर चाहो तो चली जाओ। मैं तो यहाँ बैरियर के पीछे फंसा हूँ, जा नहीं सकता। अबे ओ। बाली यूयू का चेहरा फड़क उठा। वो गुस्से में थी। वो बचाने आई थी, लेकिन सामने जो सीन था उससे लग नहीं रहा था कि ये कैदी हैं, बल्कि जैसे मेहमान हो। ये क्या तेरा घर है? जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ। मुझे तो पहरेदारों से जूझना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। पर जब उसने देखा कि ज़ुओफान और चू छिंगचिंग हाथों में हाथ डाले बैठे हैं, उसका गुस्सा धीरे धीरे उलझन में बदल गया। क्यानफान, ये लड़की कौन है? मेरी पत्नी। तेरी पत्नी? बाली यूयू एकदम चौंक गई। दिल एक पल के लिए थमसा गया और फिर हल्का दर्द भी महसूस हुआ। मगर वो एक स्वॉर्ड किंग थी और जंग की शौकीन, सो अपने चेहरे पर कोई नरमी नहीं आने दी। उसने गहरी सांस ली और बोली, मुझे इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया? ना कभी देखा ना सुना। ज़ुओफान ने आंखें घुमा ली। तू है कौन जो मैं तुझे सब बताऊं? ये मेरा नसीब है कि मैं अपनी पत्नी से दोबारा मिला हूं। अब मैं उसके साथ ये दिन यहीं बिताऊंगा। ज़ुओफान, छोटी बहन छिंगचेंग का ध्यान रखना। तू उस पर बहुत कुछ उधार है इतने सालों का। वो छिंगचू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वो भूल गया कि पास ही खड़ी थी वो चुड़ैल जिसने दर्जनों जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स को चुपचाप हटा दिया था। बाली यूयू को समझ नहीं आया और वो ज़ुओफान को देखने लगी, तो मैं तुझे यहां से निकाल लूं, फिर बाहर चलकर बात करेंगे। नहीं, मेरी पत्नी का मनोबल पहले ही टूटा हुआ है। लड़ाई से उस पर असर पड़ेगा। यहां रहना ही बेहतर है। अरे बेहोश कर दो ना उसे, फिर निकाल लेते हैं। तूने क्या कहा? ज़ुओफान ने घूरा। बाली यूयू, ध्यान से सुन ले। ये मेरी पत्नी है, अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बाली यूयू पीछे हट गई। उसने ज़ुओफान को कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। वो समझ गई कि ये लड़की उसके लिए बहुत अहम है, तो उसने सिर झुका लिया। एक पहरेदार बीच बचाव में बोला, हुजूर, मिस यूयू तो आपकी भलाई के लिए ही कह रही थी। एक इनकार पर इतना कठोर होना क्या जरूरी था? हा हा हा। बात इनकार की नहीं है। मैं किसी को उसे छूने नहीं दूंगा। ज़ुओफान ने चू छिंगचेंग को कसकर थामा और ठान के बोल गया। बाली यूयू का चेहरा उतर गया। उसने फिर से दांत पीसे। शांगुआन छिंग्यान ने सिर हिलाया। उसे दुख हो रहा था। ज़ुओफान छिंगचेंग को लेकर जितना सावधान है उतना किसी और लड़की के लिए नहीं रहा।
सीनियर सिस्टर रुओ हुआ सही कहती थी, इन दोनों के बीच जो रिश्ता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो छिंगचियो का चेहरा झटके से हिला। उसके मन में सबसे बड़ा सवाल था, झुओ फान, तूने अभी इस लड़की को बाली यूयू कहा? ये क्या संयोग है कि इसका नाम सेंट्रल एरिया की फ्रिजिड रेनसवॉर्ड किंग से मिलता है? हा, मैं ही हूं, ये कोई संयोग नहीं। झुओ फान चुप रहा, लेकिन वो छिंगचियो और शांगुआन छिंग्यान जैसे जड़ हो गए। फ्रिजिड रेनसवॉर्ड किंग यहाँ सी ब्राइट सेक्ट में है और इस चालाक आदमी की सुन रही है, लेकिन क्यों? बाली यूयू ने उन्हें अनसुना कर दिया, और ये भी कि उसकी पहचान खुल चुकी है। तू निकलना नहीं चाहता तो क्या सोच रखा है? तेरा निशाना तो नॉर्थ सी था ना? यहां से निकलकर वहां कैसे पहुंचेगा? जब सही समय आएगा तब निकलूंगा। तेरी चिंता का शुक्रिया। अभी तो बस अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। अब तू जा सकती है। जा सकती हूं? अगर मैं चली गई तो तुझे बचाएगा कौन? सी ब्राइट सेक्ट की जेल में ऐसे ही घुस जाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर मैं गई तो या तो तू मरेगा या फिर हमेशा के लिए यहीं सड़ता रहेगा। तेरा कोई लेना देना नहीं है। जब चाहूंगा तब चला जाऊंगा, और जब नहीं चाहूंगा तो कोई मुझे हिला भी नहीं सकता। झुओ फान की आंखें सख्त हो गईं। फ्रिजिड रेनसवॉर्ड किंग, हम सब तो पहले से ही जेल में हैं, अब तू भी मत फंस। जाकर इनविंसिबल स्वॉर्ड को रिपोर्ट दे दे। मेरी हालत यही है, सी ब्राइट सेक्ट की जेल में फंस गया हूं। जेल माउंटेन का शागिर्द कुछ भी नहीं, जब डेविल माउंटेन ही नहीं रहा। जा और कह दे उसे, तेरा काम खत्म हुआ। बाली यूयू ने होंठ काट लिए। उसका मन नहीं था जाने का, आंखों में आग थी। तुझे मेरी मदद सच में नहीं चाहिए? नहीं, अब जा। झुओ फान ने आह भरी। मेरी पत्नी मेरे साथ है, अब मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए जो गलत फहमियां फैलाए। तू मेरी अधीनस्थ थी, आज तेरी आखिरी ड्यूटी पूरी हुई। योजना सफल रही, अब हम अलग हो सकते हैं। तू बाली यूटियन के साथ है, मेरी मौत का इंतजार कर और जाकर बता देना। अब तेरा यहां होना जरूरी नहीं। बाली यूयू कांप उठी और शांगुआन छिंग्यान के दिल में भी जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। झुओ फान ने साफ कह दिया कि उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी पत्नी की जगह है और किसी की नहीं। बाली यूयू वहीं खड़ी रही, बर्फ सी आवाज में बोली, तू सोचता है मैं तेरे आसपास रहना चाहती हूं? कब से तंग आ चुकी हूं मैं। लेकिन सी ब्राइट सेक्ट की बैरियर इतनी मजबूत है कि चाहकर भी पार नहीं कर सकती। तुझे हेवन सीलिंग स्वॉर्ड नहीं मिला? क्या वो इतना आसान है? बाली यूयू ने आंखें घुमा ली। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड तो हेवन सीलिंग पवेलियन में है, एक न टूटने वाले बैरियर के पीछे, और वहां पहरा दे रहे हैं 4 स्नो पीक एल्डर्स, नॉर्दर्न लैंड के सबसे ताकतवर रक्षक। उनके एक साथ वार का सामना करना ओयंग लिंगचेन के लिए भी मुश्किल है। फिर मैं कैसे करूं? क्या तू उसे चुरा सकता है? बिल्कुल, लेकिन तू कर सकती है। झुओ फान की आंखों में चमक आ गई। बाली यूयू रुक गई। बहरे हो क्या? मैं उन चारों को हरा नहीं सकती और बैरियर भी नहीं तोड़ सकती। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ताकत स्वॉर्ड किंग के बराबर नहीं है, लेकिन तू कर सकती है। झुओ फान ने कहा, कभी सुना है डाइवर्जन टैक्टिक्स के बारे में? बाली यूयू कुछ सोचते हुए बोली, तू उन्हें भटकाना चाहता है, लेकिन वो हजारों सालों से जिंदा है। इतनी सी चाल से फंसेंगे और वो बैरियर में फिर भी नहीं तोड़ सकती। सीधा हमला करना बेकार है, इसलिए तो एक जटिल योजना बनाएंगे। झुओ फान की आंखें चमकने लगीं। वो बूढ़े लोग समझदार हैं, लेकिन उनके पास बहुत कुछ है और उसी से उन्हें बांध सकते हैं। कभी सुना है अफवाहें कैसे सच बन जाती हैं? फ्रिजिड रेनसवॉर्ड किंग उलझन में थी। झुओ फान ने इशारे से उसे पास बुलाया और जेल की सलाखों के पार धीरे से कुछ काले राज फूंक दिए। बाली यूयू ने हैरानी से उसे देखा। ये वाकई चलेगा? वो बूढ़े लोग अपनी चीजों के पीछे इतने पागल हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है, चाहे जितने भी समझदार क्यों ना हो। बाली यूयू ने सिर हिलाया और चल दी। मैं कोशिश करती हूं, लेकिन अगर नहीं चला तो तुझसे हिसाब लूंगी। असफल होने का नाटक मत करना सिर्फ मुझे देखने के लिए। ये चाल सिर्फ एक बार चल सकती है। मेरी मेहनत और दिमाग की कद्र कर। अगर चल गए तो मैं दोबारा मर के भी यहां नहीं आऊंगी। बाली यूयू ने ठंडी सांस भरी और दूर जाती उसकी कदमों की आहट सुनाई दी। जेल के अंदर वो छिंगचियो हैरानी से बोला, झुओ फान, तू सेंट्रल एरिया के स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के साथ है? हाँ, तू तो कह रहा था तू नॉर्दर्न लैंड को नुकसान नहीं पहुंचाने आया। शांगुआन छिंग्यान ने भी जल्दी से कहा। झुओ फान बोला, मैं ना तो नॉर्दर्न लैंड के लिए आया हूं न सेंट्रल एरिया के लिए। मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूं। अब तुम जाओ और रिपोर्ट कर दो, लेकिन योजना में कोई खलल मत डालना। सुना ना, मुझे नॉर्थ सी जाना है और सी ब्राइट सेक्ट मेरा बैरियर कभी नहीं हटाएगा। मैं बस बाली यूयू को उकसा रहा हूं ताकि वो बैरियर को थोड़ा कमजोर कर दे और मेरा निकलना आसान हो जाए। इससे मेरी एक ड्रैगन ब्रेथ पिल की बचत हो जाएगी, और क्या चाहिए। हाँ। झुओ फान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, जिससे दोनों और भी उलझन में पड़ गए। जेल के बाहर बाली यूयू गुस्से से लाशों के बीच खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और एक टोकन फेंकने ही वाली थी, लेकिन किसी बात ने उसे रोक लिया। वही टोकन था जो झुओ फान ने कुएन क्लान से उसके लिए बनवाया था। कियान फैन की पत्नी कियान यू माल ले जाती हुई। पास ही कुछ आवाजें आईं। बाली यूयू ने टोकन कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने टोकन वापस रखा और हेवन सीलिंग पवेलियन की ओर उड़ चली। एकदम शांत रात थी, लेकिन आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हेवन सीलिंग पवेलियन के चारों एल्डर तांबे के खंभे के चारों तरफ आंखें मूंद कर ध्यान में बैठे थे। हेवन सीलिंग सोर्ड अब भी नीली रोशनी के साथ चमक रही थी, अपनी ताकत उस सुरक्षा परत को देती हुई। अचानक बूम! एक जोरदार धमाके ने सारी शांति को तोड़ दिया। बियॉन्ड हेवन आइलैंड से करीब 5 किलोमीटर दूर भीषण आग भड़क उठी। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं और बादल भी लाल रंग से चमकने लगे। चारों एल्डर एक साथ चौंक कर उठे और दूर धधकती आग की तरफ देखने लगे। बाहर शोरगुल होने लगा। सेक्ट के लोग दौड़ दौड़कर हालात संभालने लगे। क्या हुआ? सेक्ट के अंदर ऐसी आवाज कैसे आई? एक एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। दूसरे एल्डर ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बुरा भी हुआ तो सेक्ट लीडर और लिंगशन संभाल लेंगे। हमें तो बस अपनी ड्यूटी निभानी है, इस जगह की रक्षा करनी है। बाकी कुछ मायने नहीं रखता। थोड़ी देर की बेचैनी के बाद सब फिर से शांत हो गए और मौन साध लिया। रिपोर्ट। करीब 15 मिनट बाद पवेलियन तक एक घबराई हुई आवाज पहुंची। सी ब्राइट सेक्ट का एक डिसाइपल उड़ता हुआ वहां पहुंचा और हांफते हुए बोला, वेनरेबल्स, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आई इनविंसिबल सोर्ड और 5 सोर्ड किंग्स अंदर घुस आए हैं। सी ब्राइट सेक्ट के लिंग गिर चुके हैं और सीनियर अंकल ओयंग लिंगचन बड़ी मुश्किल से टिके हुए हैं। कृपया वेनरेबल्स, उनकी मदद कीजिए। चारों एल्डर की आंखें एक साथ फटी की फटी रह गईं। वे उसे अविश्वास से घूरने लगे। क्या तुम यकीन से कह सकते हो? हमारे पास तो अटूट बैरियर है। इनविंसिबल सोर्ड के पास यहां आने का कोई कारण भी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अचानक हमला क्यों किया? मकसद क्या है? वो लड़का कुछ नहीं बोला, बस घबराया हुआ खड़ा रहा, डर के मारे कांपते हुए। अरे तुम किस एल्डर के डिसाइपल हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक एल्डर ने आंखें संकुचित कर चीख कर पूछा, क्या तुमने इनविंसिबल सोर्ड और उसके लोगों को अपनी आंखों से देखा? क्या तुमने सेक्ट लीडर को मरते देखा? उसने डर से कांपते हुए बस एक शब्द निकाला, हाँ हाँ। चारों एल्डर आपस में फुसफुसाए। ये अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। पहले रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी, अब इतनी घबराहट क्यों? वेनरेबल्स, हेवन सीलिंग सॉर्ड जल्दी निकालिए। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, एक और डिसाइपल पवेलियन की तरफ दौड़ा। उसका चेहरा बेहद बुरा हाल में था। वो चारों के पैरों के पास गिर पड़ा और हांफते हुए बोला, सीनियर अंकल लिंगशन बुरी तरह घायल हैं। डबल ड्रैगन मैनर और शंगवान क्लान के लोग बहुत ज्यादा हताहत हो चुके हैं, अब और नहीं झेल सकते। सीनियर अंकल ने आग्रह किया है कि वेनरेबल्स डिवाइन सॉर्ड लेकर चलें। फिर उसने खून थूका और जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। चारों एल्डर सन्न रह गए। बाहर की लड़ाई इतनी भयानक हो गई है, मुख्य रक्षा तंत्र टूट चुका है। दुश्मन वाकई इतने ताकतवर हैं? वे दंग रह गए, लेकिन इनविंसिबल सॉर्ड की बात याद आते ही उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। जब वो बूढ़ा राक्षस आगे बढ़ रहा हो और उसके पास डिवाइन सॉर्ड भी हो, तो उसे रोकना वाकई मुश्किल है। 3 एल्डर सबसे बुजुर्ग एल्डर की तरफ मुड़े। एल्डेस्ट ब्रदर। बुजुर्ग एल्डर का चेहरा गंभीर हो गया। उसके दिल में उथल पुथल थी। उसने सोचा कि सबसे पहले हालात समझना चाहिए, लेकिन सब इतनी तेजी से हुआ कि कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। पूरा मामला काबू से बाहर हो गया था। अब क्या करें? वेनरेबल, हमारी मदद कीजिए। बाहर से एक चीख फिर आई। इस बार एक लड़की अंदर दौड़ती हुई आई। वो पूरी तरह घायल थी और उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। उसने रोते हुए कहा, वेनरेबल्स, सीनियर अंकल ओयांग। चारों एल्डर कांप उठे और जल्दी से पूछा, लिंगटेन का क्या हुआ? सीनियर अंकल को आई इनविंसिबल सॉर्ड ने मार डाला। लड़की कांपी और फिर फूट फूट कर रोते हुए बेहोश हो गई। अब एल्डर उसका चेहरा नहीं देख रहे थे, उनकी आंखें शून्य में थीं। ओयांग लिंगचन, नॉर्दर्न लैंड का सबसे ताकतवर इंसान, वही जो हेवन सीलिंग सॉर्ड की असली शक्ति का इस्तेमाल करता था। अब वो इनविंसिबल सॉर्ड के हाथों मारा जा चुका था। सी ब्राइट सेक्ट का भविष्य अब खत्म हो गया था। हजारों साल की शान एक ही झटके में खत्म हो गई। चारों एल्डर घबरा उठे, उनका दिल बैठ गया। बाहर का शोर और बढ़ता जा रहा था। एक एल्डर होश में आया और बोला, एल्डेस्ट ब्रदर, हमें सेक्ट की मदद करनी होगी। हम यूं ही बैठे नहीं रह सकते। हमारे डिसाइपल एक एक करके मारे जा रहे हैं। उनके बिना सेक्ट का कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन तलवार को लेकर नियम है। हाय वेनरेबल अब ज्यादा सोचता नहीं रहा। उसने हेवन सीलिंग सोर्ड की तरफ देखा, मन में भारी उलझन के साथ। ये तलवार पवेलियन से कभी बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ खास हालात में ही ले जानी होती है। अगर हमने ये तलवार ली तो? बाकी 3 एल्डर एक साथ बोले, एल्डेस्ट ब्रदर, हमारे पास अब नियम मानने का वक्त नहीं है। हेवन सीलिंग सोर्ड के बिना हम इनविंसिबल सोर्ड की सनडरिंग सोर्ड को रोक नहीं सकते। क्या आप और लोगों को मरने देना चाहते हैं? ये आपातकाल है, अब नियमों का सोचने का वक्त नहीं। क्या आप इस डिवाइन सोर्ड को खोने से डर रहे हैं? हाय वेनरेबल ने उनकी तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। हाँ, ये वाकई आपातकाल है। सबसे पहले उस बूढ़े राक्षस को रोकना जरूरी है। हालात अजीब हैं, लेकिन फौरन कुछ करना पड़ेगा। अगर ये चारों मिलकर हेवन सीलिंग सोर्ड का इस्तेमाल करें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
हाई वेनरेबल की आंखों में निश्चय चमक उठा। बैरियर हटाओ और तलवार निकालो। बाकी एल्डर ने सिर हिलाया और हाथों से चिन्ह बनाने लगे। हेवन सीलिंग सॉर्ड के चारों तरफ की बैरियर में कंपन होने लगा। बैरियर खुल गया और अंदर से तलवार की ठंडी ऊर्जा बाहर फैलने लगी। तलवार अब कंपन करने लगी, हवा में झूमने लगी, फिर धीरे धीरे कॉपर पिलर से ऊपर उठ गई। हाई वेनरेबल ने हाथ बढ़ाया। हवा में एक आवाज गूंजी। तलवार ठंडी चमक में बदलकर उसकी तरफ उड़ चली। लेकिन तभी हवा चीरती हुई सिल्वर सोर्ड एनर्जी की लहरें न जाने कहां से आईं और एल्डर की तरफ झपट पड़ी। उनमें जो डरावनी ताकत थी उससे एल्डर के शरीर कांप उठे, जैसे मौत उनकी गर्दन में सांस ले रही हो। चारों एल्डर पीछे हटे। हमला चूक गया। धड़ाम। वे तो बच गए, लेकिन हेवन सीलिंग सॉर्ड नहीं बची। एक जोरदार टकराव के साथ वो सेक्रेड वेपन दूर जा गिरी। वो अब हाई वेनरेबल को पहचान नहीं पा रही थी और हवा में ही चक्कर काटती रही। उसी वक्त एक औरत उनकी आंखों के सामने झपक कर प्रकट हुई और उसने हेवन सीलिंग सॉर्ड को पकड़ लिया। वो 100 मीटर दूर जमीन पर उतरी और एल्डर की तरफ एक ठंडी नजर डाली। वो कोई और नहीं, वही महिला डिसाइपल थी जो थोड़ी देर पहले रिपोर्ट करने आई थी। मगर अब उसके शरीर से जो घातक ऊर्जा निकल रही थी उसने चारों एल्डर को भी कंपा दिया। तुम कौन हो? हेवन सीलिंग सॉर्ड वापस दो, एल्डर एक साथ चिल्लाए, अपनी मुट्ठियां कसते हुए। मगर वो उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर डिवाइन सॉर्ड की तरफ देखने लगी, बिना किसी खुशी के, जैसे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।